हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज की क्लास में हम यूपीपी के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हम लोग टारगेट कर रहे हैं आप लोगों का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो अभी सैटरडे संडे को होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का ये टाइम है, क्योंकि अब नई भी चीज़ कोई भी पढ़ने का फ़ायदा नहीं होने वाला है। नई चीज़ें हौच पौच क्रिएट करेंगी और आपके दिमाग को जो है हौच पौच कर देंगी। चीज़ें नई कुछ भी नहीं पढ़नी है, केवल प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। तो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यूपी स्पेशल की क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, यूपी के करंट अफेयर्स देख चुके हैं और इसके साथ साथ ही यूपी का हम लोग बजट भी देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। आपको उन क्लासेस में थ्योरी मिलेगी, साथ के साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, क्वेश्चंस भी मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो टाइम निकाल करके वो क्लासेस देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर बनते हैं। ठीक है, आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी अपने रिवीजन को अच्छे तरीके से कर सकें। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो उसमें भी वीडियो को शेयर करिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चन टारगेट करने वाले हैं। तो आज की क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और अच्छी क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी के साथ साथ एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस लेंगे और हम आज की क्लास में हिंदी के क्वेश्चंस भी टारगेट करेंगे। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं और साथ के साथ आपको करंट अफेयर्स भी इस क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था, इसीलिए ये गैलेरेस ज्वालामुखी जो है चर्चा में रहा था। तो हमें बताना है गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में है। तो गैलेरेस ज्वालामुखी जो है कोलंबिया में पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। ये विस्फोट के कारण अभी चर्चा में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसको द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है ग्रीन एनर्जी के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। थोसेघेर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? वैसे तो आप लोगों ने वाटरफॉल के नाम मैंने ज्योग्राफी में आप लोगों को एक जगह करा रखे हैं, ठीक है, लेकिन ये चर्चा में रहा। तो थोसेघेर वाटरफॉल जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। थोसेघेर वाटरफॉल कहाँ पे पड़ेगा? थोसेघर वाटरफॉल, थोसेघर पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? मतलब जो ये अगर हम पृथ्वी को मान लें, ठीक है, तो 2 हेमीस्फीयर हो जाते हैं। एक हो जाता है ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और नीचे वाला हो जाता है साउदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, तो साउदर्न हेमीस्फीयर में कुल अनुमानित मानव आबादी कितनी रहती है ये हमको बताना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आबादी जो है साउदर्न हेमीस्फीयर में ही निवास करती है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में निवास करती है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है ऊपर वाले हिस्से में। नीचे वाला हिस्सा जो है, जिसे कि हम दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमीस्फीयर कहते हैं, इसमें आपको केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है और जो कि बहुत छोटा है। ठीक है, और कुछ अंटार्कटिका का भाग, वहाँ पर इतनी ज़्यादा मानव आबादी नहीं है। तो हम यहाँ से ये चीज़ लॉजिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ज़्यादातर आबादी कहाँ पर मिलेगी? उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी। तो मानव आबादी का लगभग 90% आपको उत्तरी गोलार्ध मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन फैक्चुअल इस आपके एग्जाम में बनते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो ये 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। R21 नामक मलेरिया के नए टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो R21 नामक टीका है जो कि मलेरिया के लिए दिया जाता है और घाना इसके लिए मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है घाना, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सौर मंडल में किसे लाल ग्रह कहते हैं? जो मंगल ग्रह है, जिसे हम मार्स ग्रह कहते हैं, ये लाल रंग का प्रतीत होता है फेरस ऑक्साइड के कारण, ठीक है, इसे सौर मंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो संविधान सभा की जो अध्यक्षता कर रहे थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनको ही राष्ट्रपति बना दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ये हिंदी का क्वेश्चन है, एक दोहा है, इसमें बताना है कि ये किसका दोहा है। तो आप लोगों ने ये दोहा सुना भी होगा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए, ठीक है। ये कबीरदास जी का दोहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी, तो ये मुंबई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर के द्वारा दिया गया था, जो कि जर्मनी के चांसलर थे, ठीक है। हिटलर के द्वारा ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किसे विधानसभा का 17वां करने की शक्ति प्राप्त है? तो विधानसभा का 17वां करने की शक्ति जो है राज्यपाल को प्राप्त हो जाती है। संविधान के अनुसार विधानसभा का 17वां कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा का 17वां और सत्र आहूत करने की शक्ति किसके पास होती है, तो वो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। आपको राज्यपाल की कोई भी बात जब भी आएगी मैं उसको को रिलेट करके समझाऊंगी राष्ट्रपति से, जिससे कि राज्यपाल की शक्तियां पढ़ो, आप उससे जुड़े हुए अनुच्छेद पढ़ो, तो जो राष्ट्रपति है उसका आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, भारत में एमवी गंगा विलास नामक विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो एमवी गंगा विलास जो कि रिवर क्रूज है, इसका शुभारंभ वाराणसी में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काशी में ही तमिल संगम भी किया गया था, काशी तमिल संगम जो है वाराणसी में किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और काशी में ही स्वरवेद महावेद का भी इनॉग्रेशन, स्वरवेद महामंदिर जो है, ठीक है, स्वरवेद महामंदिर, उसका भी इनॉग्रेशन किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये क्या है? ये एक यौगिक संस्थान है, या ये कहें यौगिक जगह है। यहाँ पर क्या किया जाएगा? योग किया जाएगा। यहाँ पर कम से कम 20,000 लोग एक साथ बैठकर योग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तुर्की में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के बचाव के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की? तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, जो तुर्की में और सीरिया में एक साथ जो भूकंप आया था वहाँ से लोगों को बचाने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कबड्डी खेल का जन्मदाता कौन है? तो कबड्डी खेल जो है भारत में जन्मा, तो इसका जन्मदाता कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टाइगर दिवस जो है वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। और जो टाइगर गणना हुई थी उसके अनुसार विश्व के सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर हैं? भारत में है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराए थे? तो नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इंडिया स्टील 2023 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर बना है? तो इंडिया स्टील का जो सम्मेलन हुआ है उसकी मेजबानी मुंबई ने की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर स्थित है? तो भारत में डिजिटल साइंस पार्क जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम कहाँ की राजधानी हो जाएगी? ये हो जाता है तमिलनाडु की राजधानी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, यहीं पर इन्होंने प्राण त्यागे थे। तो इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे कि धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा ये दोनों चीजें भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन
ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ग्लोबल मोबिलिटी समिट जो है ये भारत का पहला सम्मेलन है, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको टिक कर लीजिएगा। ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में 2023 के लिए किस राज्य में भूदशाओं की घटनाएं बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड की गई, दर्ज की गई? तो देखिए 2023 के लिए सबसे ज़्यादा भूदशाओं मतलब जहाँ पे ज़मीन धंस जाती है, इस प्रकार की घटनाएं कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग भी होती है क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है, ज़मीन उतनी अच्छी तरीके से ठोस नहीं है जैसे कि हमारे मैदानी इलाकों में होती है, इसलिए भूदशाओं की जो घटनाएं हैं ये रिकॉर्ड की जाती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति तो जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनका पूरा नाम हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। त्रिपुरा की राजधानी, तो त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला। ठीक है, शिलोंग हो जाती है आपकी कहाँ की राजधानी? सिक्किम की हो जाती है। ठीक है, सिक्किम की राजधानी शिलोंग हो जाती है और रायपुर आपकी झारखंड की हो जाती है। ठीक है, ये बातें भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क्स और पक्षी अभ्यारण्य ये सारे हम कर चुके हैं यूपी स्पेशल की क्लास में। अगर आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखी है तो इसको देख लीजिए। नेशनल पार्क और पक्षी अभ्यारण्य से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से इसका आरंभ हुआ था। मेरठ की जो बैरकपुर छावनी थी वहाँ से 1857 की क्रांति का उद्गार हुआ था। किसने किया था? मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे, उन्होंने इसका उद्गार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। ठीक है, जैसे कि लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया, कानपुर में तात्या टोपे ने किया। तो जो 1857 की क्रांति है उसका भी लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1857 की क्रांति को आप स्पेशली देख सकते हो, उसका भी लिंक मिलेगा। और यूपी स्पेशल में भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कि यूपी में कहाँ कहाँ पर 1857 की क्रांति हुई, किस किस ने नेतृत्व किया और वहाँ पे कैसे कैसे इसका दमन किया गया, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी आपको यूपी स्पेशल में, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? मतलब नाबार्ड की फुल फॉर्म हमें यहाँ पर बतानी है। तो नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नाबार्ड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये कृषि के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल जो हेल्प है वो करता है। ठीक है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार कौन सा देश है? तो देखिए भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर का बाजार है, यहाँ पर ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत रविदास के गुरु कौन थे? नहीं, संत कबीरदास के गुरु कौन थे? तो जो कबीर दास थे इनके जो गुरु थे रामानंद थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कबीरदास जी की रचनाएं अगर आप लोगों को कभी पूछा जाए तो साखी, सबद, रमैनी, ये 3 रचनाएं हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने अपने दोहों का संकलन किया है। इसको कंबाइन रूप से कहते हैं बीजक। ठीक है, बीजक जो है ये ग्रंथ है, इसी में इनकी सारी रचनाएं मिलती हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। हिंदी के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे जुड़ी हुई जो भी बातें बनती हैं वो मैं आप लोगों को बताती चलूँगी कि जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों की रिवाइज हों और आप लोगों के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? SC बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया था। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जो त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ के
अध्यक्षता किसने करी थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसमें डिस्प्यूट हो गया था कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए, तो पट्टाभी सीतारमैया और किसके बीच? एससी बोस के बीच, ठीक है। जो गांधी जी के समर्थक थे वो कह रहे थे कि पट्टाभी सीतारमैया बनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष उस सेशन में, हरिपुरा सेशन में। लेकिन जो चुना गया था वो नाम चुना गया था सुभाष चंद्र बोस का। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग यकृत होता है, इसे ही हम लोग लिवर बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है, ठीक है। विष्णुगुप्त को चाणक्य का दूसरा नाम, इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, कौटिल्य भी चाणक्य को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल को मुख्य साम्राज्य से अलग कर किसने स्वतंत्र किया था? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके मुर्शीद कुली खां जो था उसने स्वतंत्र राज्य बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे आपको कुछ हिंदी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। कभी सूर्य ना देख सके उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जो स्त्री कभी सूर्य नहीं देख पाती है उसके लिए एक शब्द अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा अशूर्यमपशा, ठीक है। अशूर्यमपशा जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अज्ञ का क्या अर्थ होता है? अज्ञ का वो अर्थ होता है, हो जाता है जो कुछ भी ना जानता हो वो अज्ञ हो जाता है, और जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से निश्चल का अर्थ कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो देखिए निश्चल का मतलब जो अपने स्थान से हिल ना सके, चल ना सके, जो एक जगह पे स्थिर है, उसको कहते हैं हम निश्चल। तो अचल, स्थिर, जो अपने स्थान से हिल ना सके, ये तीनों सेम मीनिंग है। निश्चित हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निश्चल का अर्थ निश्चित नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, ठीक है। अपने सहारे पर रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसको स्वावलंबी कहते हैं। जो स्वयं के सहारे पर रहता है उसको स्वावलंबी कहेंगे, ठीक है। आत्मनिर्भर यहाँ पर देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर अगर आत्मनिर्भर आप वाक्यांश के लिए, आत्मनिर्भर जिस वाक्यांश के लिए आएगा वो आएगा स्वयं पर निर्भर रहने वाला, ठीक है। स्वयं पर निर्भर रहने वाला वो आत्मनिर्भर होता है, लेकिन जो स्वयं के सहारे पर रहता है वो स्वावलंबी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम अप्रमेय के लिए एक वाक्यांश बताना है हमें। तो देखिए जो प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है वो अप्रमेय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो थ्योरम्स होती हैं, प्रमेय होती हैं, उनको हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। किसी न किसी तरीके से लॉजिक लगाते हैं और उनको थ्योरम्स को, जैसे जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको ही हम सिद्ध करते हैं कि ये देखो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। तो इसलिए ये प्रमेय हो गया। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको प्रमेय कहेंगे, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, ठीक है, उसको कहेंगे अप्रमेय, ठीक। तो याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। देखिए कुछ शर्तों के साथ जो कार्य का समझौता बनाया जाता है किसी काम को करने के लिए, उसको संविदा कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा संविदा कर्मचारी, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, शर्तें होती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? संविदा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो उसको कह देते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, बड़े ही अप्रत्याशित रूप से उस पार्टी ने, किसी पार्टी ने वहां की विधानसभा सीट को जीत लिया, ठीक है, तो अप्रत्याशित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो इसको अध्यादेश कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति
जो है पूरे देश की तरफ से अध्यादेश जारी करता है, राज्य की तरफ से अध्यादेश निकाला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, आधिकारिक आदेश होता है वो, तो उसे अध्यादेश कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसके लिए क्या हो जाएगा वाक्यांश, प्रेषित पति का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर से पैर से सिर तक, पैर से सिर तक के लिए हो जाएगा अपाद मस्तक। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक यहाँ पर ऑप्शन ये पाद मस्तक भी है, तो पाद मस्तक नहीं होगा, आपाद मस्तक होगा। क्यों? क्योंकि ये सर ऊपर से, जैसे कोई भी चीज़ है नाप रहे हो ऊपर से लेकर के नीचे तक, ठीक है, नीचे से ऊपर तक चल रहा है, मतलब कहने का ये अर्थ है कि पैर से सिर तक नीचे की तरफ से चल रहा है, तो आपाद मस्तक होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है ये बेसबॉल हो जाता है। बेसबॉल ये नारियल के गोले की जैसी बॉल होती है, ठीक है, इसी को बेसबॉल कहते हैं और इसी को खिलाड़ी खेलते हैं, हमारे फुटबॉल के जैसे ही मिलता जुलता गेम होता है ये। तो अमेरिका का खेल, राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का खानवा का युद्ध, ये प्रसिद्ध युद्ध हुआ है, ये कब हुआ था हमें बताना है। तो खानवा का युद्ध जो है 1927 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, इसको याद रखने के एक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। अभी एक मूवी आई थी जिसमें प्रभास थे, उसका नाम था सलार। ठीक है, और सलार जो है, प्रभास साउथ के हीरो हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि साउथ का कोई कंट्री, साउथ का कोई स्टेट या सिटी होगा, ऑप्शंस के हिसाब से देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे ऑप्शंस में आपको हैदराबाद करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। सलार जंग संग्रहालय आपको मिलेगा हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिएगा, ये करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है। किस राज्य का हिक्की पिक्की आदिवासी समुदाय हिंसा सूडान में फंस गया, प्रभावित था? ठीक है, आदिवासी समुदाय जिसका कि नाम हिक्की पिक्की था, ये सामुदायिक हिंसा में सूडान में फंस गया था। तो ये किस राज्य से बिलोंग करता है, हमको ये बताना है। तो हिक्की पिक्की आदिवासी समुदाय जो है कर्नाटक से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, भारत में जल निकायों की पहली गणना के अनुसार कितने प्रतिशत जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में है? ये हम करंट अफेयर्स में कर चुके हैं। अगर आप लोग मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास को देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्मेट में था। यहाँ पर जल निकायों की जो पहली गणना हुई थी उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत पूछा गया है, तो 97.1% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। क्योंकि मुंबई जो है भारत की औद्योगिक राजधानी है, इसलिए आप एक तरीके से ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि उधर संपत्ति वाला जो संपत्ति है उधर ज़्यादा होनी चाहिए, महाराष्ट्र में ज़्यादा होनी चाहिए। इन ऑप्शंस को अगर देखें तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है और ये झांसी जिले में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो जो रिहंद बांध है, रिहंद बांध पर गोविंद वल्लभ पंत सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर के ऊपर जो है उसकी जो झील है उसी पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था? तो फ्रांस के सहयोग से 2018 में मिर्जापुर में एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? तो बहू बेगम का मकबरा आपको मिलेगा अयोध्या में। ऑप्शन नंबर डी।
अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल जो कि भेद कुंड जिसका नाम है वो कहाँ पर है, ये पड़ता है फर्रुखाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखिए पिछले प्रीवियस ईयर के जो यूपीपी के एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो पेपर को बहुत ही ध्यान से करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अंत तक इस क्लास को देखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया है? ठीक है, तो बलिया जो है महर्षि भृगु जो हैं उनका जन्मस्थली और कर्मस्थली माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? कहने का मतलब ये है कि पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश आने के मामले में कौन से नंबर पर रहा? तो तीसरे नंबर पर रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 2018 का डेटा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इखलास खान का रोजा, इसको मकबरा कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बदायूं में पड़ता है इखलास खान का रोजा या मकबरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? तो ये आपको लखनऊ पे मिलेगा। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये असफुद्दौला के द्वारा करवाया गया था, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, असफुद्दौला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनका जन्म झांसी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? उनका असली नाम हमें बताना है। तो जो रघुपति सहाय हैं ये उर्दू में शायरी करते हैं फिराक गोरखपुरी के नाम से, याद रखिएगा। यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हरिवंश राय अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इनकी जो मधुशाला है काव्य संग्रह है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय को जो है जिस दूसरे नाम से जाना जाता है उनका नाम हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र का ही दूसरा नाम है धनपत राय, जो एक महान कहानीकार और उपन्यासकार थे। इन्होंने ही नमक का दरोगा, गोदान, गबन जैसे उपन्यास और कहानियां लिखी थी। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कासगंज में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता था। ठीक, तूतिए हिंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो आप लोग इजीली समझ सकते हो कि गोस्वामी तुलसीदास को ही वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक अलग टाइप का आयोजन है, फसल कटाई के समय किया जाता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो इस नृत्य का नाम हो जाएगा शौरा। शौरा नृत्य जो है बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा किया जाता है जब फसल की कटाई होती है तब। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड का नहीं है? तो ख्याल, पाई डंडा और राई, ये तीनों नृत्य बुंदेलखंड के हैं। जो नहीं है वो है बढ़ैया नृत्य। बढ़ैया नृत्य बुंदेलखंड का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अयोध्या में किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो टप्पा शैली का विकास किया था खुशी महाराज ने। ठीक है, कहाँ पर? अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, खुशी महाराज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित थे? तो इनायत खान जो कि प्रसिद्ध सितार वादक थे ये इटावा घराने से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो कजरी के गीत होते हैं, कजरी, जब सावन होता है, सावन में महिलाएं झूला डालती हैं और झूला झूलती हैं जब महिलाएं, ठीक है, तो वो कजरी गाती हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कजरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने निम्न में से किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था? तो हुसैनपुर शर्की जो थे इन्होंने कव्वाली की धुन पर बड़े ख्याल का
विकास किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें आर्ट और कल्चर भी मैंने डाला है क्योंकि आर्ट और कल्चर से अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इनको 2-3 बार कर लोगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है? तो देखो, लखनऊ घराना का दूसरा नाम आपको हो जाएगा पूरब घराना। लखनऊ घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन से हैं? ये जो आपको 3-3 का ग्रुप दे रखा है, इसमें से हमको बताना है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो ग्रुप्स में आते हैं, वहाँ पे मान लीजिए हो सकता है हमें सारी चीज़ें ना पता हों, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें कुछ एक चीज़ें पता होती हैं और कुछ एक नहीं पता होती हैं। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो, मुझे ये पता है कि अवधी और ब्रज, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं, तो इस टाइप के जो लोकगीत हैं ये उत्तर प्रदेश में गाए जाते होंगे, लेकिन मैंने दारुण नाम नहीं सुना है, ठीक है, दारुण नहीं सुना है। तो मैं क्या करूँगी, दारुण को अभी सर्कल कर दिया है। दारुण उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, मुझे ये पता है, ठीक है। भक्ति सब जगह चलता है, करुणा भी हो सकता है, लेकिन सायरा उत्तर प्रदेश में मैंने नहीं सुना है, ठीक है। और अगले पे आते हैं ध्रुपद, ठीक है। ध्रुपद जो गायन है, ध्रुपद गायन लोकगीत नहीं है, ये शास्त्रीय संगीत में आता है, ठीक है। किस में आता है? शास्त्रीय संगीत में आता है, क्लासिकल म्यूजिक में आता है। तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब मेरे पास बचा बिरहा, चैती और ढोला, ठीक है। बिरहा, चैती और ढोला ये तीनों मुख्य लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश के। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए ये वाले तो यहाँ पे ऑप्शन इजी थे, आपको बिरहा, चैती, ढोला आप लोग पढ़ के जाओगे, कलेक्ट कर दोगे। अगर मान लीजिए याद नहीं रहता है आपको कि कौन कौन से लोकगीत हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस में ये पता है कि ये 3 के जैसे ग्रुप दे रखे हैं। अब ध्रुपद में मुझे मालूम है ये ध्रुपद गायन जो है क्लासिकल म्यूजिक होता है, ठीक है। अब भक्ति जो है ये लोकगीत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको भी एलिमिनेट कर दूंगी। दारुण का मैंने नाम नहीं सुना है, तो इसलिए तीनों ये एलिमिनेट हो जाएंगे और जो ऑप्शन नंबर डी बचेगा वो मेरे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कभी आपका क्वेश्चन अगर इस तरीके से फंसे तो आप एलिमिनेशन रूल लगाकर भी उसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो सुंदरवन रिजर्व जो है, जो सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के साथ साथ बनते हैं सुंदरवन, ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है, और इन्होंने ही पूरे भारत को एक संगठित रूप प्रदान किया था। हैदराबाद और जूनागढ़ और कश्मीर को भारत में विलय करने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्हें ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, लेकिन किस शहर में हुई थी, किस स्थान पे हुई थी? तो जो अभी बांग्लादेश है, जो पहले कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। याद रखिएगा 1906 में ढाका में, ठीक है। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। तो अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो बनी है उनका नाम है रयान वरनावी, ठीक है, रयान वरनावी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। किस समाज सुधारक ने 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? तो देखिए, इन सारे ऑप्शंस को देखिए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, और आपने हो सकता है इस क्वेश्चन को आप पढ़ के ना गए हो, लेकिन नानाजी देशमुख ये किसी भी जो है विधवा आंदोलन से या विधवा सुधार से जुड़े हुए नहीं थे। तात्या टोपे ये भी जुड़े हुए नहीं थे। तात्या टोपे का नाम सुना हुआ होगा, ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे जुड़े हुए थे, ठीक है। पुलिथेवर, इनका नाम अगर नहीं सुना है तो चलिए कोई बात नहीं, आपने डी के कर्वे तो सुना होगा, डी के कर्वे, ठीक है,
डी.के. कर्वे का नाम आता है, ये बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने जो भारतीय समाज की विधवाएं थी उनके लिए काफ़ी सारा काम भी किया। ठीक है, तो डी.के. कर्वे को ही धोंधो केशव कर्वे, इनका पूरा नाम है धोंधो केशव कर्वे। इन्होंने ही पूना में 1896 में एक शैक्षणिक संस्थान और हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी.के. कर्वे, इनका पूरा नाम है धोंधो केशव कर्वे, याद रखिएगा इसको। और मैंने आपको इन दोनों के नाम भी इसलिए बताए कि अगर आप एलिमिनेशन लगाना चाहो तो एलिमिनेशन लगाने का भी आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड जब जो ट्रेन थी सहारनपुर की तरफ से जा रही थी, कहाँ पर, लखनऊ की तरफ, लखनऊ और मलिहाबाद के बीच में जो काकोरी जगह पड़ती है, वहाँ पर क्या किया था क्रांतिकारी जो थे हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, और उनके साथियों ने, राजगुरु, इन्होंने क्या किया था, ट्रेन को रोका था और उससे जो भरा हुआ खजाना जा रहा था उसको लूटा था। तो इसे ही काकोरी कांड कहते हैं। और काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल, ये आप सभी लोग जानते हो, हॉकी है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी हुई नदी कौन सी है? कुल मिलाकर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर कौन सी नदी के जल बंटवारे को लेकर के मुद्दा बना हुआ था, झगड़ा मचा था? तो कावेरी जल विवाद आप लोगों ने सुना होगा। कावेरी जल विवाद को लेकर के इस कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद था। ठीक है, कावेरी नदी के जल को लेकर के इसी मुद्दे को हल करने के लिए 1990 में जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया गया था। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म की पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और इसके जो आयोजन करता थे, या ये यूँ कहें किसके संरक्षण में हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में हुई थी। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में हुई थी, जो कि जैन मतावलंबी थे। और दूसरी संगीति कहाँ पर हुई थी? ये बल्लवी में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर कभी दूसरी संगीति आपसे एग्जाम में पूछती जाए तो वल्लभी में हुई थी। अगर आप लोगों ने जैन धर्म की अभी तक क्लास नहीं देखी है तो जैन धर्म की डिस्क्रिप्टिव क्लास आप लोगों को मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप लोग जैन धर्म वहाँ से पढ़ लेते हो तो आपको फिर कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जैन धर्म का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और साथ के साथ आपको जो है जो फैक्ट्स हैं वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो उसको देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि महाद्वीपीय द्रव्यमान में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो जो सिलिका है, ठीक है, सिलिका ये पृथ्वी के खनिज घटकों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। महाद्वीपीय द्रव्यमान में सबसे ज़्यादा मात्रा सिलिका की होती है। ठीक है, देखिए सीमा और सियाल आप लोगों ने सुना होगा, अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो सीमा और सियाल, तो ये जो सीमा और सियाल है ये यही सिलिका की बात करते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सिलिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग जो है ये हो जाएगा एल्युमिनियम। और पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका आयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, ये सारे नारे किसने दिए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और भगत सिंह ने जो है नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। इन्होंने नारा दिया नहीं था, ये एक्चुअली यूँ कहना चाहिए कि इस नारे को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचलित किया था। ठीक है, प्रचलित किया था इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद जो है नारा दिया किसके द्वारा गया था? ये नारा जो है दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? इनका नाम हो जाएगा इकबाल। इकबाल ने
इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये बात भी याद रखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ें अक्सर एग्जाम्स में, आप लोगों के एग्जाम में इसमें सिलेबस में भी है, पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था महापरिनिर्वाण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे कि धर्मचक्र परिवर्तन का नाम दिया गया था। श्रावस्ती में क्या है? श्रावस्ती में जो है सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिए गए थे अपने। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को जो है बौद्ध धर्म की क्लास आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आप वो क्लास कर लेते हो तो आप लोगों का छूटेगा नहीं। पहले आप लोग थ्योरी कंप्लीट करोगे, उसके बाद फिर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो बौद्ध धर्म की क्लास को भी जा कर के वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम से पहले टाइम नहीं है तो एग्ज़ाम के बाद देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के सारे कंसेप्ट आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी देती हूँ मैं। तो आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, तो देखो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और सिंधु नदी, ये सारी जो है पश्चिमवर्ती नदियां हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ये गिरेंगी सारी कहाँ पर? अरब सागर में। अब जो महानदी है ये पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ओर जाकर के बहती है। तो महानदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तेलंगाना की राजधानी हमें बतानी है। तो जब आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, तो तेलंगाना की जो राजधानी है ये हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी आप लोग याद रखिएगा, क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। पंजिम जो है या पणजी जो है ये गोवा की राजधानी होती है। और लखनऊ तो हम सभी जानते हैं ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया था? देखिए पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास करी होगी तो आप लोगों को याद होगा, मैंने एक क्रम बताया था। उपनिवेशक जो थे वो भारत किस क्रम में आए थे, मतलब जो विदेशी लोग थे वो किस क्रम में आए थे? PDEF, ठीक है। P फॉर पुर्तगीज, ठीक है, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश मतलब अंग्रेज, और F फॉर फ्रेंच, ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और पुर्तगाली सबसे बाद में गए थे। पुर्तगालियों ने अपना जो अड्डा था वो बना लिया था गोवा को। गोवा को भारतीय सेना ने आज़ाद कराया था पुर्तगालियों से 1961 में, ठीक है। तो याद रखिएगा 1961 में भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया था, ठीक है, एक मिशन के जरिए। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत वर्णन देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको मैं एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। देखिए कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत वर्णन जो ग्रंथ देता है उसका नाम है राजतरंगिणी। अब राजतरंगिणी के जो है लेखक कौन है? तो ये लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा, ठीक है। कौन सी शैली में लिखी गई है? ये लिखी गई है चंपू शैली में, ठीक है, चंपू शैली में। और चंपू शैली क्या होती है? काव्य और गद्य का जो दोनों का मिला जुला रूप होता है उसको चंपू शैली कहते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा कश्मीर का जो इतिहास है वो राजतरंगिणी से मिलता है। और राजतरंगिणी लिखा किसने है? कल्लड़ ने, चंपू शैली में। ऋतु संगार, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम, ये तीनों रचनाएं हो जाएंगी महाकवि कालिदास की, ठीक है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट या कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसको बिल्कुल ध्यान लगा के कंसंट्रेट होके करो, जिससे कि चीज़ें एक बार में ही बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएं, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पर आएंगे अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हमको ये बताना है, ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। देखो विंडोज़ तो हम लोग अपने लैपटॉप में यूज़ करते हैं, पहले विंडो फ़ोन भी चलता था नोकिया का, आप लोगों को अगर याद हो तो विंडो तो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे ओपन सोर्स कहते हैं,
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स और लाइनेक्स, ठीक है। लिनक्स या लाइनेक्स, इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं लाइनेक्स, तो लिनक्स हिंदी में कर देते हैं, अदरवाइज लाइनेक्स, ठीक है। तो लाइनेक्स, विंडोज़ एंड यूनिक्स, ये जो है ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इंटेल जो है, इंटेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये मदरबोर्ड बनाते हैं, प्रोसेसर्स बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो देखिए, डबल सेंचुरी बनाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर जो बनी है उनका नाम है मिताली राज। मिताली राज ऐसी पहली महिला भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी है, ठीक है। याद रखिएगा नाम मिताली राज का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन थे, और रमन इफेक्ट के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो मिलेगा आपको अबू धाबी में मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हिंदू मंदिर का जो है इनॉग्रेशन करने वाले हैं, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ये हिंदुओं का जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ये करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया है। कब करेंगे? 14 फरवरी को करेंगे, ठीक है, 14 फरवरी 2024 को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो जब सुभाष चंद्र बोस जी जो है भारत छोड़कर गए थे और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से शुरू किया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। दिल्ली चलो तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे नारे किसने दिए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं आपको, ठीक है। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की प्रदर्शन कला है? एक तरीके से लोक कला कह सकते हैं आपको, आप इसको, या लोक नृत्य कह सकते हैं। तो जो पोवाड़ा नृत्य है ये किया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पोवाड़ा नृत्य महाराष्ट्र का एक नृत्य प्रदर्शन कला है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। और इस तरीके से आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है क्लास तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जिससे कि वो भी रिवीजन कर सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे आप तो आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि टाइम बहुत कम रह गया है, कुछ भी नया मत पढ़िए, केवल रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन जो है आप लोगों को करना है अधिक से अधिक, जो चीज़ें याद हैं वो आप भूलें नहीं। और एग्जाम का स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल मस्त रहिए, अपने गोल पे फोकस करिए, पढ़ते रहिए, आप लोगों को कामयाबी तो मिलकर ही रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।